हम बात ये कर रहे थे कि जनाब जब आप जो आपके पास जो फाइल आएगी जो कि ईमेल के थ्रू आपको मिली हुई है जिप फॉर्मेट में होती है, तो आपने WinRAR की फाइल WinRAR इंस्टॉल करके उसको अनजिप करना है किसी खास पर्टिकुलर फोल्डर में। और याद रहे कि अगर ये साइज़ इसका इनिशियली 700-800 MB है, लेकिन खुलने के बाद ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ये GBs में होगा। ठीक है, ये आपके पास एक फ़ाइल आ गई, मैंने देखे WinRAR में इसको खोला और यहाँ पे लिखा हुआ है Nova S012 समथिंग, ये दिया हुआ है और आगे लिखा हुआ है R1। अब ये क्या है, फॉरवर्ड प्राइमर के लिए F1 होता है और रिवर्स प्राइमर के लिए R1 होता है। NGS जब आप खुद पढ़ोगे, अभी आपको अंदाज़ा होगा खुद पढ़ने का, ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा कि उसमें 2 प्राइमर्स इस्तेमाल होते हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड। ठीक है, तो आप उस एक जीनोम को, कॉमन सेंस की बात है, एक डायरेक्शन में भी सीक्वेंस करते हो और दूसरे डायरेक्शन में भी सीक्वेंस करते हो। ठीक है, जब आपको इसको इतना ज़्यादा सीक्वेंस करते हो तो उसमें एरर का चांस बड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप दोनों डायरेक्शन में उसको सीक्वेंस करते हो। रिकॉर्डेड। उसके अलावा आपको ये पता हो कि NGS की जो सीक्वेंसिंग है वो फ्रेगमेंट्स में होती है। कितने में होती है? फ्रेगमेंट्स में होती है। अगर जीनोम बहुत बड़ा है तो आप उसको 150 बेसिस के टुकड़ों में सीक्वेंस करते हो। कितने में? 150 बेसिस के टुकड़ों में। तो 150 बेस तो बहुत छोटा सा टुकड़ा होता है ना। तो अब मसला ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ा जीनोम है, अब पता नहीं वो 2000 MB का है, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो आप उसको 150 के टुकड़ों में जब करोगे ना, तो कितने सारे टुकड़े उसके बनेंगे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे ना। उन तमाम छोटे से टुकड़ों को फिर दोबारा से मर्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? यू हैव टू मर्ज ऑल ऑफ दोस। तो सबसे पहले आपके पास टुकड़ों में फाइलें आती हैं, जो डेटा आता है वो सारे फ्रेगमेंट्स में होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि NGS डेटा को रीड करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके बाद उसको असेंबल करने के लिए क्या करना? असेंबल करना मीन्स वो मैच करते हैं। मैच इस तरह से करते हैं जिस तरह एक सीक्वेंस के आखिर में आएगा ATGC समथिंग और अगले वाले के एंड में आएगा ATGC। ये जब ये बंद हो जाएगा तो मैं बोर्ड पे फिर आपको क्लियर कर दूंगा ना। ठीक है, तो ये जो असेंबली है ये एक बड़ा मुश्किल काम है। ये क्या है? ये बड़ा मुश्किल काम है असेंबल करना, और उसके लिए आपके पास एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए। अब अगर आप ह्यूमन के पूरे क्रोमोसोम को असेंबल करते हो तो ये आपके सिस्टम के बस का काम नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा डेटा आएगा ना। तो वो बहुत बड़ा डेटा जो है आप सिंगल फाइल को नहीं खोल सकते जब जीन बैंक से डाउनलोड करते हो। और जब भी आप असेंबली करोगे तो असेंबली में तो 50,000 दफ़ा एक एक टुकड़ा सीक्वेंस हुआ होता है। कितनी दफ़ा? 50,000 दफ़ा। मतलब इसकी एक्यूरेसी देखो NGS की, सेंगर तो एक ही दफ़ा में कर रहा है ना, वो एक छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कर रहा है, छोटे छोटे एक एक फ्रेगमेंट को हज़ारों दफ़ा कर रहा है। कितनी दफ़ा कर रहा है? तो जब वो हज़ारों दफ़ा हो रहा है तो उसमें एरर का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यू गॉट इट? स्टिल कहा जाता है कि द सेंगर सीक्वेंसिंग इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। ये कहा जाता है कि सेंगर बहुत ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड है। इस पर भी डिस्कशन करेंगे बोर्ड पे, मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड स्टैंडर्ड उसको फिर क्यों कहा जाता है। लेकिन एक्यूरेसी अगर देखी जाए तो NGS की बहुत ज़्यादा है। और उसको किस तरह से सेंगर कंपनसेट करता है जब उसको गोल्ड कहा जाता है, मे बी वो सही ना हो, लेकिन वैसे कहा जाता है कि सेंगर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो फॉर दैट वी हैव टू अनजिप द सीक्वेंस फर्स्ट। तो आप ये देखें, ज़रा गौर से देखें कि इस सीक्वेंस का आखिरी एंड क्या है। ये तो GZ फाइल थी ना, इसका नाम है FASTA-Q फाइल। क्या मतलब है इसका? FASTA-Q फाइल, .FASTA-Q फाइल। तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा? जो वहाँ से फाइल आती है NGS की, उसकी एक्सटेंशन होती है .FASTQ। समझ आ गई बात? सिर्फ फास्टा नहीं, FASTA-Q फाइल होती है ये। समझ आ गई यहाँ तक? अब आगे देखें, ये मैंने सीक्वेंस को किया हुआ है, लेट्स सपोज वही जो मैंने इसको फिर नाम दिया हुआ है कि मेरा कौन सा सीक्वेंस है। अब इस FASTA-Q फाइल को आप देखें, ये वाली कितनी बड़ी फाइल हो गई है ये। अब जब मैं इसको खोलूंगा तो ये कौन खोलेगा? ये मेरे लिए यूजीन खोलेगा। कौन खोलेगा? इसको अगर मैं क्लिक करूं तो क्या बनेगा? लेट्स सी। सबसे पहले यूजीन खुलेगा। यूजीन देखें ना आपको क्या, मैं सेपरेट सीक्वेंस वीवर, ये काफ़ी हैवी टास्क है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, इनटू अ सिंगल फाइल, जॉइन सीक्वेंसेस इनटू एन अलाइनमेंट, ओपन, ये समथिंग आपको यूँ इस तरह से कहेगा। ठीक है, लेकिन अब मैंने करना क्या है, मैं इसको अभी इस काम में लेके नहीं जा रहा हूँ। जब मैं इसको ये ओके करूँगा ना, मैं रीड सीक्वेंस, तो ये मुझे कहेगा कि तुम्हारा रेफरेंस सीक्वेंस कौन सा है। अब आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंस सीक्वेंस, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रियल है,
तो इसके लिए माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है। अब दोबारा आपको बता रहा हूँ, जब इसने टुकड़े मर्ज करने हैं आपस में ना, तो अगर इसके पास रेफरेंस हो ना तो वो आराम से उसको कर लेता है। रेफरेंस को पहले रेफरेंस के साथ टुकड़े मैच करता है, फिर आपस में मैच करता है, फिर इसके साथ एक सीक्वेंस आकर में बना लेता है। ठीक है, तो इस टास्क में मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इट विल टेक टाइम नाउ। इसको मैंने पहले से किया हुआ है, वो जो मैंने किया हुआ है तो वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये मैंने खोला, मैंने हर फोल्डर अलग अलग से बनाया हुआ है। लेट मी टेल यू कि इसमें क्या चीज़ें हैं ना, शायद इस रिजल्ट में मैंने डाला हुआ है। यहाँ पे आपके पास फाइलें आ रही है ना, ये देखें अलाइनमेंट वाली फाइल है, आउटपुट, ये फाइलें आपकी। अब एक एक फाइल को आप देखें, आउटपुट सैम फाइल, ये आपको नजर आ रहा है, आउटपुट डॉट सैम फाइल, आउटपुट डॉट बैम फाइल। ये बैम और सैम हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज बैम एंड व्हाट इज सैम। ठीक है, तो इसकी जो फाइलें हैं, जो देखें ना, इनिशियल आपके पास फास्टा क्यू फाइल आई ना, फिर रेफरेंस के साथ वो क्या होगा टुकड़ों में, उसने आपको कहा है ना कि टुकड़े हैं, स्टार्ट में इसने आपको ऑप्शन दिया है ना कि टुकड़ों को मैं मर्ज कैसे करूं। तो फास्टा क्यू फाइल बेसिकली छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसके साथ क्वालिटी वैल्यूज भी हैं। कौन सी वैल्यूज हैं? क्वालिटी वैल्यूज कौन सी होती है? जो फ्रेड वैल्यूज होती हैं, जिस तरह सेंगर की वैल्यूज होती हैं, इस तरह इसकी भी अपनी क्वालिटी वैल्यूज और पैरामीटर्स होती हैं। वो तमाम पैरामीटर्स मिला के सॉफ्टवेयर रेफरेंस के साथ मर्ज करके जो फाइल बनाता है, उस फाइल का नाम होता है सैम फाइल या बैम फाइल। आप देखें ना, इसका क्या मतलब होता है। एक मिनट, ये इसको मैंने कहीं कॉपी करना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़े बहुत इशूज क्लाउड के साथ आते हैं। किस चीज़ के साथ आते हैं? क्लाउड जनाब ये मुसीबत क्रिएट करता है जनाब कि सम टाइम ये इतनी हैवी फाइल डायरेक्टली क्लाउड से ये उठाता नहीं है ना। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। देखो वहाँ ये नहीं खुल रहा था और अभी जनाब ये खुल जाएगा ना। ठीक है, तो एनी हाउ आपका जो क्लाउड का जो फोल्डर होगा उससे कहीं बाहर इसको आपने खोलना है। तो ये इसके साथ ग्लिचेस आते रहते हैं। अब ये देखो, इसको खोल रहा है, खोलने के दौरान में ये कितना टाइम लेगा ना, जस्ट खोलने में, वो जो एनालिसिस हुई है उसको खोलने में ये कितना ज़्यादा टाइम लेगा, बिकॉज दिस इज़ सो मच हैवी। और मेरा जो ये सिस्टम है, इसने इस एनालिसिस को तकरीबन 2 या 3 घंटे में पूरा किया था। एक माइटोकॉन्ड्रियल रेफरेंस जीनोम के साथ एक फास्टा क्यू फाइल को कंपेयर करने में इसने कितना लगाया था? 2-3 घंटे लगाए थे। अब अगर आपके पास सिस्टम्स हैं आज, तो मैं आपको ये टास्क दे दूंगा, रेफरेंस भी दे दूंगा, ये फाइल तो मैं आपको दे चुका हूँ, आपको मैं दूंगा, एंड यू विल एनालाइज कि ये कितने टाइम में ये सारा टास्क आपका सिस्टम करता है, आपके सिस्टम में दमखम कितना है। ठीक है, तो डिपेंड्स कि आपका सिस्टम जो है उसी कंप्यूटेशनल पावर कितनी है, तो इट विल डिपेंड ऑन दैट। अब ये देखो, फाइल खोलने में, मैंने इसको फाइल दी, खोलने में कितना टाइम ले रहा है, बिकॉज दीज आर सो मच हैवी फाइल्स। हालांकि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है 16,000 बेसिस का। इमेजिन 1 करोड़ बेसिस का आपके पास क्रोमोसोम होगा, देन व्हाट वुड हैपन। समझ आई बात? अभी मैं इसको पास कर लेता हूँ। सीक्वेंसिंग, एग्जाम सीक्वेंसिंग ये चीज़ है कि उसमें आपके पास जो सिर्फ जो जीन्स जो होते हैं, जिससे कि वो ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, सिर्फ उसका सीक्वेंस करके आपको देते हैं। लेकिन अगर आपने होल को करना है तो होल इज़ मच मोर एक्सपेंसिव। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज़ अ क्वाइट एन एक्सपेंसिव जॉब। दोबारा वही बात है, अगर हम होल एग्ज़ाम और ये नहीं कर सकते तो फिर हम किस पे जाते हैं? या तो फिर हम जो जीन्स नहीं होते, जो मैंने आपको टास्क दिया था कि जीन ढूंढो और उसको तलाश करो, पहले से स्टडी करो ताकि हम PCR के थ्रू उसको कर सकें, तो हम BS या MPhil के लेवल पे छोटे मोटे टास्क करते हैं, होल जीनोम वाला काम नहीं करते बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव। हाँ, जो हमारे PhD के स्टूडेंट्स हैं उनका हमने एग्जाम सीक्वेंसिंग डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? तो PhD वालों का मतलब खर्चा ज़रा ज़्यादा होता है, MPhil वालों का ज़रा कम होता है, और BS वालों का बहुत कम होता है। BS वालों का अक्सर हम PCR करा के ही छोड़ देते हैं, उसके ऊपर जनाब सेंगर जो वो है वो नहीं देते। ठीक है, ये आपके पास देखें ना, आप सीक्वेंसेस, ये आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। कैन यू सी इट? देखें, ये बार सी नज़र आ रही हैं। तो ये बार का मतलब क्या है? बार का मतलब है कि कौन सा जो है, ये देखें ना, ये पोजीशन है 16,450। कितनी दफ़ा ये सीक्वेंस हुआ है? 84,996 दफ़ा। ठीक है, अब ये जूम करने पे आप जब आखिर में आओगे ना, तो इसने इसकी असेंबली की हुई है। ह्यूमन जीनोम तकरीबन 16,000 बेसिस का है, 16,569 का। ये देखें ना, यहाँ तक ये पहुँच चुका है, 565 तक ये पहुँच चुका है। तो ये सब का सब जीनोम इसने फिर असेंबल भी कर लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन ये जो बार्स दिखा रहा है ना, ये आपको क्या दिखा रहा है?
या आपको किस लोकेशन की कितनी फ्रेगमेंट सीक्वेंस हुई है। अब आप इमेजिन करोगे कि ये बार कहाँ से आ गई है, क्या ड्रामा लगाया हुआ है। देखो अभी इसको हम करते हैं अभी जूम। कैन यू सी दिस जूमिंग? समझ आ रही है बात? आप देखें इसको और जूम करते हैं। आगे समझ कि ये देखें ना, हमारे पास यहाँ तक लेट्स सपोज ये सारे सीक्वेंसेस देखें द सेम है, क्योंकि एक ही लोकेशन की सीक्वेंसिंग हुई है, लेकिन यू विल सी कि देयर माइट बी सम वेरिएशन एज वेल। क्या आएगी? आपको कहीं ना कहीं पे ये देखो वेरिएशन नजर आ रही है, ये टी, या अब ये देखो इसकी वेरिएशन इस किस्म की है। अब क्वेश्चन ये है कि इतनी दफ़ा ये वाला सीक्वेंस आया है तो एक दफ़ा ये क्यों आया है? क्वेश्चन है ना। तो ये क्वेश्चन भी अपने पास रखें, बोर्ड पे मैं सॉल्व करूँगा जब कि ये एक लोकेशन पे सिर्फ एक म्यूटेशन आई हुई है और बाकी किधर गई है ना। तो ये बात मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिर्फ इसको आपको विजुअली देख लें, क्योंकि लाइट अगर चली गई तो फिर मसला होगा। सही। अब आप देखें ज़रा इसकी और वैल्यूज़ देखें, इसको ज़रा आप देखें, ये देखें ना, ये एक फ्रेगमेंट सा आया हुआ है, एक फ्रेगमेंट आया हुआ है जो यहाँ तो इसने मर्जर खा लिया है, नीचे ऊपर इसका नहीं है, लेकिन तो क्या इसकी वैल्यूज़ इतनी कम है इस लोकेशन की? शायद कम है, क्योंकि ज़रा यहाँ पे बहुत सारी सीक्वेंसिंग नहीं हुई। लेकिन आप जब इसको नीचे देखोगे, नीचे आओगे तो इसकी और वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, देखें ये देखो बीच में अवेलेबल है। अब नीचे कोई ऐसी जगह आएगी जिसमें कि आपके पास देखें अगेन एंड अगेन वो हो रहा है, देखें ना बीच में सीक्वेंस हो रहा है। अब एक ऐसी जगह भी आएगी जिसमें ये कंटिन्यूअस होगा, देखें अब यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारे पास ये सीक्वेंसेस जो है ना, ये देखें थाउजेंड्स में है। कितने में? दीज आर इन थाउजेंड्स। देखो, आर यू गेटिंग इट? तो ये एक एक लोकेशन को कितनी दफ़ा सीक्वेंस किया गया है, कैन यू इमेजिन? तो आपको पता चल रहा है ना कि ये कितने तरीके से ये तमाम काम हुआ है, जिससे इसकी वैल्यू जो है इस NGS की बहुत बढ़ जाती है। सेंगर में अगर आप एक दफ़ा एक जगह को सीक्वेंस करते हो तो यहाँ पे कितनी दफ़ा करते हो? हज़ारों दफ़ा करते हो एक एक लोकेशन को। समझ आ गई बात? तो कैन यू सी दैट? तो इसको आपने खुद एनालाइज करना है। मैं क्या टास्क आपको दूंगा? मैं FASTA-Q फाइल आपको दे रहा हूँ, ये BAM फाइल मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आपको चीटिंग का मौका नहीं दे रहा हूँ। BAM फाइल मैं नहीं देने वाला आपको, मैं आपको दूंगा वही FASTA-Q फाइल, और मैं आपको दूंगा रेफरेंस फाइल, ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। उसके साथ अपने सिस्टम से इसको एनालाइज करना है यूजीन के थ्रू। तो इससे क्या होगा? यू विल लर्न कि हाउ टू असेंबल द स्मॉल फ्रेगमेंट्स इनटू अ सिंगल फाइल। यू विल लर्न दिस। समझ आई बात? पल्ले पढ़ रहे हैं कुछ या नहीं? लर्न करना है नहीं करना? ये आपका सिस्टम एनालाइज करेगा, BAM या SAM फाइल बना के आराम से आपको दे देगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। कोई कहेगा मेरा वाला सर क्रैश हो गया, किसी की विंडो ख़राब होगी, किसी के सिस्टम में दम खम नहीं होगा। मैं एक्चुअली आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटेशनल पावर्स की क्या वैल्यू है बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस में। ये आपको जब सिस्टम के ऊपर आप डालोगे ना, बैटरी के ऊपर डालोगे और ये पंखा चला रहा होगा पूरी स्पीड से और बैटरी ड्रेन कर रहा होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रहा है, मैक्सिमम कंप्यूटेशनल पावर पे चल रहा है। यू गॉट इट? तो ये जनाब है NGS का डाटा एनालाइज करना। अब यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। मसला ये कि हमने इस एनालिसिस को स्टार्ट कैसे करना है। ये तो मैंने वैसे डायरेक्ट इसको खोल लिया ना, इसको एक्चुअली हम करते किस तरह से हैं ये मैं बंद कर रहा हूँ दोबारा से ना, तरीका आपको दिखा रहा हूँ दोबारा से कि आपने इसको एनालाइज कैसे करना है। आपने सबसे पहले खोलना है यूजीन को। किसको खोलना है? यूजीन खोलना है। वो डायरेक्ट उसको नहीं खोलना, फास्टा वाली जो फाइल मैंने क्लिक की थी। आप यहाँ जाओगे, यहाँ से टूल्स में, किसमें? टूल्स में जाओगे। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे है NGS डेटा एनालिसिस। यहाँ पे आपके पास है रॉ DNA सीक्वेंसिंग डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ये मैंने खोल लिया। ठीक, यहाँ से आपको पूछ रहा है सिंगल रीड्स या पेयर एंड। सिंगल रीड्स मीन्स मैंने तो अभी आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है ना, आपके लिए टेंशन नहीं बना रहा हूँ। पेयर दोगे ना तो 10 घंटे लगाएगा, क्योंकि देखो ना एक डायरेक्शन का सीक्वेंस जो है उसको मैच करेगा और साथ में दूसरे को भी मैच करेगा, तो दोनों को एट अ टाइम मैच कर रहा होगा। तो 50,000 सीक्वेंसेस एक के, 50,000 सीक्वेंसेस दूसरे के। तो सिस्टम तो ऑलरेडी आपका जनाब थका हुआ सिस्टम है, तो आपने उसको इतने ज़्यादा लाखों में सीक्वेंसेस दे दी, कैसे वो कंपेयर करेगा ना। तो अच्छी बात यह है कि हम सिंगल एंड कर लें अपने सिस्टम के हवाले से। ठीक है, और ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि असेंबली कैसे होती है। ठीक,
ये सेटअप हमने कर लिया। अब ये आपको कह रहा है फास्टा क्यू फाइल रिक्वायर्ड, पूछ रहे हैं आपसे कि मुझे फास्टा क्यू फाइल दो, तो आप जाओगे फास्टा क्यू फाइल ढूंढोगे कि कहाँ पे आपने डाली हुई है। ये आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने किधर अनजिप की हुई है। अब मुझे क्या कुछ याद है मैं बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ से फास्टा क्यू फाइल निकालनी है, मैंने कहाँ पे डाली थी अभी याद है? कहाँ पे थी आपको नहीं याद? देखो मैंने बहुत दूर कहीं डाली हुई थी, लेकिन मुझे पता है कि वो कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो जो आपका जो भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन है जो ये इस किस्म के काम करता है, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी फाइलें कहाँ पड़ी हुई हैं। अगर भूल गए तो दैट्स द डूम्स डे। ठीक, ये डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब मैंने यहाँ से क्या किया है, मैंने इसको चूंकि एक और जगह पे डाला हुआ है ना, मैंने उसको एक ही जगह पे नहीं डाला। ये देखें लॉग्स आउटपुट, ये फास्टा क्यू फाइल है। ठीक है, ये मैंने इसको दे दी, सही, ये इसने उठाई। अब ये मुझसे कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्वालिटी थ्रेशोल्ड। क्वालिटी थ्रेशोल्ड का पता है? नहीं पता? नहीं पता, छुट्टी एंजॉय कर लिया आपने, इसलिए बताया नहीं था आपको सेंगर में कि क्वालिटी थ्रेशोल्ड क्या होता है। कि क्वालिटी थ्रेशोल्ड आपने उसमें 30 रखा था, कितना रखा था? इसमें आप 20 रख रहे हो। बहरहाल दिस इज बाय डिफॉल्ट। मिनिमम लेंथ 1, ट्रिम बोथ एंड्स। ट्रिम की बात क्यों करते हैं? चूंकि आपने एनजीएस तो पढ़ा नहीं, तो आपको पता ही नहीं होगा कि ट्रिम एंड्स का क्या मतलब होता है। ट्रिम एंड्स का यह मतलब होता है कि जब आप एनजीएस जब पढ़ते हो ना, आपको पता चलेगा कि उसके सीक्वेंसेस के एंड में हम एडॉप्टर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एडॉप्टर्स वो सीक्वेंसेस होते हैं जो कि नॉन सीक्वेंसेस होते हैं। एडॉप्टर्स वो होते हैं जो कि आपकी एनजीएस की जो ग्लास शीट नहीं होती उसके ऊपर उसके अपोजिट सीक्वेंसेस पड़े होते हैं। जब आप इस डीएनए के साथ एडॉप्टर लगाते हो तो खुद ब खुद उसके साथ मैच हो जाता है। जैसे ही मैच होता है, कुछ एरिया में मैच होता है, कुछ एरिया चूंकि अननोन सीक्वेंस से मैच नहीं होता, तो पॉलीमरेज उसको एक डायरेक्शन में सीक्वेंस करता है, फिर दूसरे डायरेक्शन में सीक्वेंस करता है। कैसे करता है? जाओ एनजीएस पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट वाज दैट। ठीक, तो ये कि यहाँ पे एडॉप्टर सीक्वेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? एडॉप्टर सीक्वेंसेस होते हैं। और ये एडॉप्टर जो हैं कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, चिप के हिसाब से होते हैं कि आप ये एनजीएस की चिप है तो इसके एडॉप्टर्स ये वाले होंगे। दे वर्क लाइक प्राइमर्स। दे वर्क लाइक व्हाट? दे वर्क लाइक प्राइमर्स। जो बेसिकली उसके ऊपर जो शीट के ऊपर होते हैं वो प्राइमर होते हैं, और ये जो होते हैं इसके ऊपर ये बेसिकली अटैच होता है। ये तो जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको पता चलेगा ना। अच्छा, अब आपको ये कह रहा है कि जनाब आप 5 एडाप्टर्स 5 3 एडाप्टर्स, कुछ मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट दे रहा हूँ रेफरेंस जीनोम। क्या रेफरेंस जीनोम में आप दोगे? क्या दोगे जनाब? आपकी जो ये फोल्डर मैंने आपको दिया हुआ है करंट ट्रेंड्स वाला, इसमें आपके पास चलो मैं ये दे देता हूँ ताकि आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए, फिर उसके साथ मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, रेफरेंस सीक्वेंस आप दोगे तो उसके बाद क्या होगा? इसके बाद यू विल रन इट। ठीक, इसके बाद रनिंग इसकी शुरू हो जाएगी। तो